नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 सीरीज चलाई जा रही है उनमें से आज आप 31वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। कल हमने आपको 30वीं वीडियो प्रोवाइड कराया था और 30 वीडियो तक की पीडीएफ भी दे दिया गया है जो भी बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं। आज ये 31वां क्लास है। इसे लगातार करके हम 35 तक पहुंचा के इसे समाप्त करेंगे क्योंकि आरपीएफ की न्यू बैच आने वाली है, जैसा कि आप कल के है ना इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट को आपको ज़रूर कवर करते जाना है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी जैसा कि आज तक रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। ठीक है भाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। माका ट्रॉफी इसे शॉर्ट में कहते हैं, MAKA, माका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, है ना। ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को लेटेस्ट वाला 2023 हेतु दिया गया है। इस जो पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1956-57 में किया गया था। यह विश्वविद्यालय के स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए, यानी यूनिवर्सिटी के स्तर पर जो खेल के प्रदर्शन होते हैं उनके आधार पर दिया जाता है। विगत 1 वर्षों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है। तो आप समझ गए किसे दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 56-57 से हुआ है। इस बार का मिला है गुरु नानक देव को। अब 2024 खत्म होगा तब ना 2024 वाला मिलेगा, क्योंकि पिछले 1 साल की जो प्रदर्शन है उस आधार पर तय किया जाता है कि किसे दिया जाना है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये आप सभी जानते हैं, है ना। 2 चीज पूछा जाता है आज भी रेलवे के एग्जाम में कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गृह मंत्री। ये दोनों अभी भी पूछे जाते हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ये कुछ एक क्वेश्चन है पुराने जो कभी पुराने नहीं होंगे। ठीक है। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इन्हीं के जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे नेतागण हैं जो पूर्व में हुए या फिर चर्चित व्यक्ति जिनके जन्मदिन पे हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन एसएससी पूछता है। जैसे आपसे पूछता है कि सुशासन दिवस, है ना, किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, तो आप कहते हो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे राष्ट्रीय किसान दिवस, है ना। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस। ये सब कुछ एक जो है महान पुरुष जिनके जन्मदिन पे मनाते हैं हम कुछ ना कुछ। और सबसे ज़्यादा अभी पूछे जाने वाले 31 अक्टूबर को एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें, है ना। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और श्री रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इनको भी बैडमिंटन में। तो ये 2 ही जन के नाम है भाई, नाम लंबा लंबा है लेकिन 2 ही जन है, तो इन दोनों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। और अभी कल ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है पीवी सिंधु का, इसकी चर्चा हम आगे किसी वीडियो में कर लेंगे अभी, क्योंकि जारी ही है खेल। इसके अलावा आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 विजेता। देखिए, ये तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के कैडर में है ये 3 आदमी को 2023 के लिए दिया गया है। हालांकि इसकी बात हमने पहले भी कर लिया और बच्चे यहीं पे गिरेंगे, पूछेगा, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट में और आंसर करके आ जाएंगे सात्विक साईराज, तो गलती हो जाएगी, है ना। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 है, ये मिला है श्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन खेल में, है ना, श्री विनीत कुमार शर्मा जी को हॉकी में और सुश्री कविता सेल्वाराज को कबड्डी में। तो ये 3 जने को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला है आपका ध्यानचंद अवार्ड 2023, और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। ठीक है भाई। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 92 में होती है। 92 में पहली बार रिसीव करते हैं। कौन रिसीव करते हैं? पहला विजेता विश्वनाथ आनंद साहब है। मैंने आपको बता दिया है विश्वनाथ आनंद साहब के नाम पे भी ब्रह्मांड में जो है ग्रह को नाम रिलेट किया गया है, और आपका जो है पंडित जसराज के नाम पे भी किया गया था। तो ये दोनों को एक ही साथ बताया। बहुत कुछ रिलेट करने के लिए है, मैं आपको रिलेशन विधि से चीज़ों को याद कराना सिखाता हूँ। अगर आप सीख गए तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी आपको। इस
पुरस्कार को 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। CGL मेंस 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया था। 2 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन रहते हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो 2021 में किया गया था, अगस्त का वो महीना था। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद से पूछे गए SSC के एग्जाम में कि भाई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ने किस हॉकी टीम के कैप्टेंसी में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था। देखिए, भारत को स्वर्ण पदक ओलंपिक में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था, लेकिन इसके कप्तान तो जयपाल सिंह मुंडा थे, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि किस ओलंपिक में पहली बार जो है कप्तानी करते हुए मेजर ध्यानचंद भारत को हॉकी खेल में गोल्ड दिलाया था। ठीक है भाई, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ओलंपिक से एक एक जानकारी भारत के रिलेशन में मैंने आपको दे चुका है। इसके अलावा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र किस शहर में स्थित है। जो भारत भवन कला केंद्र है ना, ये किस शहर में स्थित है। देखिए, इससे मिलता जुलता बहुत सारे नाम है। भारत भवन है, भारतीय कला केंद्र है, संगीत नाटक अकादमी है, राष्ट्रीय है ना साहित्य कला अकादमी है, बहुत सारे चीज ऐसे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो भारत भवन नामक बहुकला केंद्र ये आपके भोपाल में स्थित है। भोपाल में और भी कुछ बता सके आप इसरो के रिलेशन में तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो का जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है ना, तो इसकी पहली मेन ब्रांच कहाँ पे है, हासन कर्नाटक में है, जो इसरो से संबंधित है। इसरो क्या होता है आप सभी हमसे अच्छे जानते हैं, है ना। तो इसका जो दूसरा इकाई है ये भोपाल में ही है। मास्टर फैसिलिटी केंद्र जो इसरो से संबद्ध संस्था है, तो एक इकाई भोपाल में भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली, है ना, भारत के आयरन लेडी किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी को। और आयरन पुरुष किसे कहते हैं भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार पटेल को, है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी के समय ही जो है इनको उद्घाटन किया था, किसको, भारत भवन को 1982 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ, अब इंदिरा गांधी का नाम आया है तो इनसे भी संबंधित कला केंद्र है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत कला भवन, ये भारत कला भवन है। ठीक है, इसका जो हेड है, जगह है, ये कहाँ पे है, ये बनारस के अंदर है। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन है इसीलिए रखा गया है भाई। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये भारत भवन है, दूसरा है भारत कला भवन है। दोनों में एकदम तिल मात्र भर की जो है आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन जगह सीधे भोपाल से बनारस भाग जाता है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ये भी पूछे जाते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ये भी पूछा जाता है। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही किया गया था। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है ये 5 जन को दिया गया है, और पद्म अवार्ड जो है 132 जने को दिया गया है। ये दोनों बात ध्यान रखना है। एक लड़के कोई बोल रहे थे कि पद्म अवार्ड जो है 134 जन को हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, है ना, कि जो पद्म श्री है वो बिहार के एक पेयर है, पति पत्नी, उनको दिया गया है। तो अगर पेयर में दिया जाता है तो उस अवार्ड को एक ही काउंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए 132 पद्म अवार्ड ही होंगे, 5, 17 और 110। ठीक है भाई, 5 पद्म विभूषण है, 17 भूषण है और 110 पद्म श्री है। ठीक है, ध्यान रहे। इसके अलावा जो आरपीएफ की नई बैच आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, आधा सेकेंड का समय लूंगा दादा। 49 रुपये इसकी फी रखी गई है, और इसमें आपको 30 क्लास मिलेंगे। साइंस के वेटेज अच्छी खासी रहेगी, और लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ हम उपलब्ध होंगे, जैसा कि आज तक उपलब्ध होते आए हैं। चूंकि रेलवे की एग्जाम है तो ये सिर्फ आरपीएफ वाला ही न ले, ये आप टेक वाला भी ले सकते हैं, एएलपी वाला भी ले सकते हैं, ग्रुप डी वाले भी ले सकते हैं, एनटीपीसी वाला भी ले सकते हैं। देखिए मतलब मेन ओरिजिनलिटी या रियलिटी तो ये है कि अगर मेरे साथ ही 5-6 टीचर पढ़ा रहा होता तो मैं अलग अलग नाम रख देता क्लासेस का, भाई ये आरपीएफ की आ रही है बैच, ये ग्रुप डी की है, ये एनटीपीसी की है। लेकिन मैं अकेला ही हूँ तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता, और मैं इसी हिसाब से नाम ही भी देता हूँ। जैसे एसएससी एग्जाम 2024 हर एग्जाम पे एप्लीकेबल, जो भी एसएससी की एग्जाम है, वैसे जो भी रेलवे की एग्जाम है सभी पे ये एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जो एएलपी का एग्जाम होता है वहाँ पे ट्रेड से कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने आईटीआई किस चीज़ में किया है, आईटीआई किए रहते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो कवर नहीं होगा, बाद बाकी सारे कवर हो जाएंगे। तो निसंकोच होकर आप ले सकते हैं अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं तो। इसके अलावा
इस साइड में पीडीएफ प्लान है। एसएससी की फुल कंटेंट आपको 70 रुपये में दिए जा रहे हैं, है ना। यूपी पुलिस की 35 रुपये में, बिहार एसएससी की 35 रुपये में, है ना। अभी जो आप सीरीज देख रहे हैं इसके 35 वीडियो 31वां है, 4 और मिलेंगे, 4 क्लास और होगी, तो ये 35 रुपये के अंदर है, इतना ही मतलब 35। ऑल एबव पीडीएफ लेंगे तो 100 रुपये का मिल जाएगा। और रेलवे के सहित जो पीडीएफ है, ये मैं देख रहे यहाँ पे जो आपकी ये क्लास है ये 49 रुपये की है। और भी जो भी बातें हैं आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लकीर है, ठीक है भाई। जो भी है बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं, तो उस हिसाब में जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि 120 हो रहा है सर, 100 रुपये हम नहीं दीजिएगा, तो भाई देखा जाता है कि ये सही है, जेन्युइन है, नहीं तो दे दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बात कर सकते हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं यहाँ पे। और जो ई बुक आ रहा है वो 99 का है, और मैं बता दिया हूँ जो भी बच्चे पास्ट में हमसे पीडीएफ में पैसा खर्च किया है उस हिसाब से उसको छूट दे दिया जाएगा, मैक्सिमम जितना हो सकेगा, सिर्फ मेकिंग चार्ज लेते हुए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, किस समूह के प्राणियों में खोखली हड्डी पाई जाती है। तो जो खोखली हड्डी पाई जाती है शरीर के अंदर, ये है भैया समूह पक्षी समुदाय। जो बर्ड समुदाय है उसके अंदर जो है आपका खोखली हड्डी पाई जाती है ना, खोखली हड्डी पाई जाती है बर्ड में, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों का विकास किससे हुआ है, आश्चर्य हमें जरूर लगेगा, लेकिन आपको आंसर देना है जो भी प्राचीन काल में या फिर जो भी वैज्ञानिक वगैरह जो मत दे दिया और जिसका मत सर्वमान्य है वही हमको एग्जाम में आंसर करना है। हमारा अटपटा लगने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पक्षियों का विकास रेप्टिलिया से हुआ ऐसा माना जाता है, और आपको अगर कल पूछे तो यही आंसर देना है, ठीक है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, 2 निलय 2 आलिंद, जैसे हमारे और आप में भी है 4 चेंबर वाला हार्ट, वैसे ही पक्षी में भी 4 चेंबर वाली हार्ट पाई जाती है। यह नियत तापमान वाली प्राणी होते हैं। जो भी पक्षी हो गया या फिर जो आपका स्तनधारी है, ये सभी के सभी जो है आपका क्या हो जाता है, 4 चेंबर वाली जो है हार्ट रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो स्तनधारी और पक्षी 4 चेंबर वाली, जो भी मत्स्य वर्ग है यानी मछली समुदाय ये 2 चेंबर वाली, और जो भी उभयचर है वो 3 चेंबर वाली। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, उभयचर हो गया 3, मछली हो गया 2, पक्षी और स्तनधारी हो गए 4 कपाट या चेंबर वाली हार्ट रखते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी पक्षी क्या है, ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ती है, गुंजन पक्षी कहलाती है, ठीक है। इनके अलावा पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको ये क्वेश्चन भी आता है अंग्रेजी के अंदर। सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग जो है इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, ऐसे सांप है ना, सांप को देखे होंगे आप लोग, ये सब असमतापी प्राणी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो भी असमतापी होगा उसे कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड शीत रक्त के प्राणी। हम लोग कैसा प्राणी, हम लोग गर्म खून के प्राणी है, ठीक है। जैसे बाहर की टेम्परेचर में अगर बदलाव हो रही है तो जरूरी नहीं कि हमारे अंदर भी टेम्परेचर में बदलाव हो रही है, नहीं, वो लगभग समान रहता है। अगर आप बदल जाता है तो इसे हम बुखार बोलते हैं, अगर बढ़ जाता है तो बुखार बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मानव शरीर की टेम्परेचर का एक पैमाना फिक्स है, 37 डिग्री सी है ना, 98.6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट है, इस प्रकार से फिक्स है, ठीक है, या फिर 310 केल्विन है ना। तो ये फिक्स है, तो इसीलिए हम समतापी होते हैं। तो यानी पक्षी भी समतापी, स्तनधारी भी समतापी। उभयचर और मत्स्य क्या होगा, शीत रक्त के प्राणी होंगे, असमतापी प्राणी होंगे, ठीक है भैया। मगरमच्छ एक अपवाद है। जैसे अभी आपने देखा कि भाई जो रेप्टिलिया है, जो आपका सरीसृप है, ये आपके हो जाते हैं 3 चेंबर वाली हट, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद है। मगरमच्छ भी इसी प्रकार से चलते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें 4 हर्ट पाए जाते हैं ना, 4 चेंबर वाली हर्ट पाए जाते हैं, इस प्रकार से 4 चेंबर वाली, ठीक है। इनके अलावा उभयचर में 3 चेंबर हर्ट, और जो मत्स्य है उसमें 2 चेंबर बता ही दिया था। इनके अलावा प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। देखिए भाग्य लक्ष्मी योजना जो है ये आपका चलाया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। 2017 से यह योजना चलाया जाता है। बालिकाओं को जो है आर्थिक जो है मदद की जाती है, आर्थिक रूप से बालिकाओं के पठन पाठन या फिर उनके जीवन में आगे बढ़ने हेतु, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की हो गई, 2017 से चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अन्य योजना में आएंगे तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, पंचामृत योजना, ये गन्ना की खेती से संबंधित है। अभी चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल कर लिए 2023 के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामला में सेकेंड स्थान रखता है इंडिया में महाराष्ट्र के बाद, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है
बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी उत्तर प्रदेश से है। एक जिला एक उत्पाद योजना और एक तहसील एक उत्पाद योजना, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में जो है चलाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना, जन सेवक योजना, ये दोनों कर्नाटक में चलाए जाते हैं। और मैंने गृह लक्ष्मी योजना को जो है पोल के माध्यम से आप लोग भी से पूछा भी था और करीब 3000 के करीब बच्चे ने इसका 82% आंसर सही किया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आबुआ आवास योजना, सहाय योजना, ये झारखंड सरकार की योजना है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। झारखंड में जो है हेमंत सोरेन के बाद जो मुख्यमंत्री बनी उनके बारे में भी आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा चंपई, है ना, ऐसा नाम है। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, यह केरल राज्य ने चलाया है। हर घर पोषण योजना, आशीर्वाद योजना और पहल योजना, मोघर योजना, ये सभी के सभी उड़ीसा राज्य के सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये कुछ एक योजना है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कांगडाली महोत्सव भारत में उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति के द्वारा एक त्यौहार है या मनाया जाता है ना। तो ये आपका रुंग जनजाति के द्वारा, उत्तराखंड में एक फेमस जनजाति है भोटिया। ठीक है, एक भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है और भूटिया जनजाति आपको पूर्वोत्तर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक रुंग जनजाति है जिसकी एक त्यौहार होती है कांगडाली महोत्सव। यह एक ऐसा त्यौहार है जो फूल आने पे मनाया जाता है, एक विशेष प्रकार की फूल, ऐसा नहीं कि कोई भी फूल, है ना। तो कांगडाली महोत्सव अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। उत्तराखंड के उन प्रमुख महोत्सव में फूलदेव त्यौहार है, फूलदेई, है ना, फूलदेई त्योहार, लेकिन फूलों का त्योहार बथुकम्मा को कहा जाता है ना। और उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार होता है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हम्पी महोत्सव आपके कर्नाटक में होते हैं, नाम से स्पष्ट है। माजुली महोत्सव असम में होते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा में होता है। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा पोला महोत्सव, पोला महोत्सव ये आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं रहने पे एमपी भी चलता है पोला महोत्सव के लिए, किसान से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, गोचा महोत्सव, गोची महोत्सव, ये सभी बता रखा हूँ, है ना। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मांडू महोत्सव भी एक पूछे जाते हैं, ये आपके एमपी के अंदर ही होता है मांडू महोत्सव, है ना, ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी फेस्टिवल, लुम्बिनी महोत्सव कहिए, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। इनके अलावा उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय है, 4 हिमालय अपन जानते हैं नदियों के आधार पे, है ना। ये हम पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय कहते हैं, फिर हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय, और फिर हम असम हिमालय कहते हैं। सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहांग जो है ये असम हिमालय होती है। तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी ये आपका नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। एक बार आपसे एग्जाम में अभी लेटेस्ट में ही पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी। आजकल एग्जामिनर बहुत टेढ़ा हो गया है, पहला सब याद करते हैं, लेकिन दूसरा क्या होता है, कमेत होता है, वहीं पे है। इनके अलावा उत्तराखंड में हाल में ही उत्तराखंड राज्य समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है। वैसे गोवा में पहले से ये चीज अमल में था। इनके अलावा उत्तराखंड में ही भारत के सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी डैम है ना। टिहरी डैम ये आपके भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बनाया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये रसिया के सहयोग से लगाया गया था उस समय। अभी जो बम्बई के अंदर जो अरब सागर के ऊपर जो आपका सिवड़ी से उरन तालुका को जोड़ने वाली सबसे लंबी ब्रिज बनी है 21.8 किलोमीटर का, है ना। तो इसमें जो है जापान ने सहयोग किया है, ये सब बात ध्यान रखेंगे, काम आ जाता है भैया। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही बदला हुआ नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और ये इंडिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, फिर जिम कॉर्बेट, और फिर जो है आपका अब बदला हुआ नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बन जाती है। वैसे गंगा जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमानी या गोमुख से होती है। अगला है निम्नलिखित
में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आप कई बार एग्जाम में अटेंड किए होंगे, तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपसे एग्जामिनर नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो है मोमबत्ती का जलना, लोहा पर जंग लगना, किसी पदार्थ का किण्वन और पानी का वाष्प बनना। देखिए पानी का वाष्प बनना ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा, बाद बाकी सभी केमिकली चेंज हुई है, ठीक है। फिजिकली चेंज और केमिकली चेंज को हम कैसे पहचानते हैं? तो ऐसा चेंज जो एक बार चेंज होने के बाद पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके उसे हम फिजिकल चेंज में रखेंगे, और केमिकली चेंज हम वैसे चीज को कहेंगे जो एक बार अगर चेंज हो गया तो पुनः जो है फर्स्ट स्थिति में नहीं लौटेगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, कभी कभी मजाक वाला उदाहरण ज्यादा जो है दिन तक टिकता है भाई। जैसे अंगूर से दारू बन गया, अब दारू से अंगूर बना दो मुझे, ठीक है, तो नहीं बनेगा ना। तो ये चीज क्या हो गया, ये केमिकली में ऐसे याद रखने का, वो केमिकली चेंज है, ठीक है। अब हम इस चीज को पढ़ते हैं यहाँ पे किताबी भाषा में, बाद में कि हम देहाती भाषा में बता दिए कैसे याद रखना है। मोमबत्ती का जलना, है ना, लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती का पिघलना रख देगा ना तो फिर फिजिकल चेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसीलिए एग्जाम में मोमबत्ती हल्का में मत लेना, है ना। तो पूछ देता है मोमबत्ती का जलना रासायनिक में आ जाता है, मोमबत्ती का पिघलना जो है ये फिजिकली चेंज में आ जाता है। लोहा पर जंग लगना, वायु और नमी के उपस्थिति में लोहा पर जंग लगती है। लोहा पर जंग लगने से भार बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो आप कहते हो भार बढ़ता है ना, लेकिन समझने में ऐसा लगता है कि भार घटता है, ठीक है, लेकिन भार बढ़ता है, बहुत नगण्य मात्रा में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि 50 ग्राम की लोहे है और जंग लगा है तो उसे तौलने चले जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, तौलने जा सकते हैं सोनार के दुकान के पास, तब आपको पता चलेगा। किसी पदार्थ का किण्वन जो फर्मेंटेशन होती है, दारू वगैरह नहीं बनाते हैं, देसी शराब वगैरह। पानी का वाष्प बनना, ये जो है आपका फिजिकल में आ जाएगा, अन्य तीनों जो है केमिकल में है। अब जो चीज मैं अभी बताया ना वही चीज यहाँ पे लिखा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात कोई भी पदार्थ भौतिक परिवर्तन दर्शाने के बाद पुनः पूर्व अवस्था में आ सकता है ना, पुनः पूर्व अवस्था। जैसे अभी जल का वाष्प में बदलना, वाष्प से आप फिर जल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक परत रख दीजिए, टकराएगा, फिर नीचे जो है जल आ जाएगा, है ना। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है कैसा होता है, वैसे ही तो होता है। जल वाष्प से जो है आप जल को प्राप्ति करते हो, समुद्र के जल को ऐसे तो साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक बार बदल जाए तो फिर वापस ना आएंगे, ठीक है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन भैया, ये फिक्स परिवर्तन होता है, ये परमानेंट परिवर्तन होता है। जैसे अभी मैंने एक देहाती एग्जांपल दिया हूँ आपके, अंगूर से शराब बना दिया हमने, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारे चीज रासायनिक परिवर्तन, वैसा आपको एग्जाम में अंगूर शराब नहीं आ रहा है, जो आ रहा है जैसे लोहा पे जंग लगना वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा कपूर को ठोस से सीधे गैस में जो परिवर्तित हो जाती है कपूर अपने आप में, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में आते हैं कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन में कपूर, नेफ्थलीन, इनमें से दोनों होता है, तो दोनों मार देना है। कपूर और नेफ्थलीन दोनों में ये गुण पाई जाती है। कुछ अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया जैसे दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें कौन सा जीवाणु जो है बैक्टीरिया भाग लेते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टो शब्द ही अपने आप में दूध से संबंधित होते हैं। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, किसी ईंधन का दहन, कोई भी ईंधन हो, पेट्रोल, डीजल, ना घर का जलावन जो लकड़ी होती है, कोई भी हो, एलपीजी वगैरह कुछ भी हो, जो एक बार जल गया ना तो पुनः उस फॉर्म में कभी नहीं आ सकता। लकड़ी को आप जला दीजिए, फिर लकड़ी बनेगी, किसी प्रोसेस से नहीं बनेगी, कोयला बन सकती है ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका केमिकली चेंज हो जाएगा। सोडियम के द्वारा पानी से प्रतिक्रिया कर आग लगना, भाई सोडियम को पानी पे छिड़कोगे आग लग जाएगा। अच्छा, सोडियम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा धातु का नाम बताइए जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो ये होती है सोडियम। सोडियम को हम किस में डुबा के रखते हैं, ये पूछा जाता है, तो किरोसिन में डुबा के रखते हैं, और फास्फोरस को हम जल में डुबा के रखते हैं, ध्यान रहेंगे। इनके अलावा लोहा पर जंग हवा और नमी के उपस्थिति के कारण लगती है। जंग लगने से लोहे की भार क्या होती है, बढ़ जाती है। जंग लगने से बचाने हेतु लोहा पर क्या चढ़ाया जाता है, जस्ते का लेप या जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इस लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा पे जंग से बचने हेतु हम पेंट भी कर देते हैं, पेंट कलर लगा देते हैं, कोई भी कलर का जो आपके घर को अच्छा सूट करे। एशियन पेंट नहीं भैया, कोई और पेंट, है ना, क्योंकि एशियन पेंट दीवार पे काम करता है। इनके अलावा
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन लोहा की बात आई है तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। यही होती है लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ने, ठीक है भाई। तो ये लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। लोहा के कई अयस्क होते हैं। अयस्क क्या होता है, कल मैंने एग्जाम्पल दे दिया था एक खेती वाला। इसके अलावा जिसमें इसका निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है, लोहा के सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये सब अयस्क होता है, लेकिन जो निष्कर्ष होता है, जो फाइनल होता है, वो हेमाटाइट से होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहाँ पे होता है, उड़ीसा राज्य के अंदर होता है। उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह इंडिया से होती है, तो मरमागुवा बंदरगाह। ये कहाँ पे है, बंदरगाह में है, जुआरी नदी के समीप है, पश्चिमी तट की बंदरगाह माने जाते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया। किस वंश ने अपनी राजधानी पेनकोंडा को भी बनाया था। देखिए विजयनगर पे जो 4 वंशों ने शासन किया, इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी दोगे, विजयनगर पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, है ना। तो ये जो विजयनगर है, ये यहाँ पे 4 वंशों ने शासन किया। 4 वंश कौन कौन से, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। संगम वंश है ना, तो सुलुभ वंश है, तुलुभ वंश है और अरबुदु वंश है। इस प्रकार से क्रम भी यही है जैसा कि मैंने अभी बताया है। ये 4 वंशों ने शासन किया था। तो इसमें से 3 वंश जो है प्रथम, ये अपनी राजधानी को जो है मैक्सिमम टाइम विजयनगर ही रखा, लेकिन जो लास्ट वाला अरबिदु वंश है, ये अपनी राजधानी को उठा के पेनकोंडा ले गया था। पेनकोंडा या बेनकोंडा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसे यहाँ पे ले गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अरबिदु वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये कैसे हो गया, कोई एक चीज थोड़ी था, इसमें तो 4 वंशों ने शासन किया। तो ये पहली बार हुआ ना भाई, तो स्टार्टअप यहीं से हुआ, अर्थात यह संगम वंश से ताल्लुक रखते थे। कौन, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। डायरेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक की शासन अवधि भी आपके एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश कौन कौन से बता दिए, है ना। इन तीनों की राजधानी विजयनगर थी, यानी 3 प्रथम, संगम, सुलभ और तुलभ। ये हम्पी कर्नाटक है आधुनिक, और अरबिदु जो है अभी आपने देखा कि पेनकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था बाद में। विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन सा युद्ध माना जाता है, 1565 में घटित तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन कहा जाता है। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक कई बार पूछे गए हैं, सदाशिव राव था। लेकिन मैंने पहले भी ये बात का जिक्र किया है आपके एनालिसिस के दौरान, जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, है ना। तो भाई राम राय ने उस युद्ध में विजयनगर के तरफ से सेना का अगुवाई किए थे, यानी नेतृत्व किए थे, या सेनापति कह सकते हो, ठीक है। तो ये राम राय ने सेना का संचालन किया था इस युद्ध में, लेकिन उस समय शासक कौन था, तो सदाशिव राव था। वैसे आप नहीं जानते कि भाई मुखिया कोई और है, लेकिन जो ज्यादा वर्चस्व है किसी और का। कभी कभी आपने देखे होंगे घर में कि घर में जो है बड़े कोई और होते हैं, लेकिन बात कभी कभी छोटे आदमी का ज्यादा उस घर में माना जाता है। तो वैसे ही शासक उस समय सदाशिव राव था, लेकिन इस युद्ध में जो मतलब चला मन विचार, ये किसका चला, राम राय का चला, ध्यान रखेंगे। विजयनगर शासन की व्यवस्था में प्रचलित जो स्वर्ण की सिक्का होती थी, विजयनगर काल में जो सोना की सिक्का चलाई गई, उसे क्या कहा जाता था, बराह कहा जाता था। बराह अवतार भी होता है भगवान विष्णु का, है ना, लेकिन बराह कहा जाता था। यहाँ पे आपने बराह वाला पिक्चर कांतारा जरूर देखा होगा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रचलित शासक तुलुवा वंश के कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय से निम्नलिखित चीज आपका जो है यहाँ पे सम्मिलित है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो कृष्णदेव राय का से जो है क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है। पुर्तगाली यात्री डोमिनिक पायस, ये कृष्णदेव राय के काल में आया था। हजारा मंदिर का निर्माता भी कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के जो दरबारी 8 कवि थे, है ना, किस भाषा के, तमिल की तेलुगु, आप लोग सोचिएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते थे, अष्ट दिग्गज कहलाते थे। और इसी प्रकार के 8 जो विद्वान वाला सभा शिवाजी के पास भी हुआ करता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था अष्ट प्रधान। और जो कृष्णदेव राय के 8 विद्वान थे उनको अष्ट दिग्गज, ठीक है। आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। इनके समकालीन यात्री अल्बुकर्क कहाँ के थे भाई, पुर्तगाल के। इनकी रचनाएं में आएंगे तो आमुक्त माल्याद और जाम्बती कल्याणम प्रमुख है, ठीक है। कृष्णदेव राय एक जो है कस्बा नागलपुरम नामक कस्बा को भी बसाए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, मेरे ख्याल में दिल्ली पुलिस में आया था, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
मृत सागर की सीमा किन दो देशों के साथ लगती है? तो मृत सागर जो डेड सी है इनकी सीमा लगती है आपकी इजराइल और जॉर्डन से। किससे भैया? इजराइल और जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? जरा फटाक से बिना कहीं कुछ देखे आप लोग कमेंट कर सको तो करना, ठीक है ना। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? भारत में विश्व के जल संसाधन का 4% हिस्सा है तथा भारत में दुनिया की कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत के अधीन है। भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखेंगे। इसके अलावा पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सबसे बड़ी और गहरी महासागर आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। मरियाना खाई या चैलेंजर गर्त इसी महासागर में स्थित है, जो पृथ्वी पे सबसे गहराई वाली स्थल है। कल भी बताया था बरमुडा ट्रायंगल, जहां पे हम गोल्डन ट्रायंगल में कौन से 3 देश शामिल है वो क्वेश्चन रखा था, है ना। तो बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ना। अटलांटिक महासागर का आकार भी पूछा जाता है, तो एस लेटर के जो है जैसा है अटलांटिक महासागर का आकार। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। इसके अलावा सुएज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 165 से 168 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछे कि भाई नील नदी कहां से निकलती है, तो लेक विक्टोरिया से निकलती है। भूमध्य सागर की प्राकृतिक घटनाओं में पश्चिमी विक्षोभ प्रमुख है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में रबी फसल के दौरान जो उत्तर पश्चिमी साइड हरियाणा पंजाब है वहां पे बारिश होती है। ये भी क्वेश्चन अलग से आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि हरियाणा पंजाब में रबी फसल के दौरान जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। दुनिया में सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। एक बार रेलवे के एग्जाम में, मेरे ख्याल में टीसीसीसी का एग्जाम था 2012 में ही आया था ना, नहीं टेक्नीशियन का एग्जाम था 2012 में। उसमें स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो उसमें उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका ऐसा आंसर दिया था, तो उत्तरी अफ्रीका आंसर होगा। और उसी एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एनटीपीसी 2016 की क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी क्या है, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी तोप ही आते हैं। और मेरे हिसाब से एसएससी से ज्यादा इजी रेलवे रहता है। हालांकि इसमें साइंस की जो पोर्शन होता है थोड़ा टफ होता है ना। बाद बाकी जीके जीएस जो स्टैटिक्स फॉर्म में है, लगभग हर जगह अगर आपको नॉलेज है तो कहीं भी नहीं पीछे हटोगे। इसलिए क्लास सभी को अटेंड करना है। मैं अकेला पढ़ाने वाला हूं, तो जो भी देता हूं पढ़िएगा आप जरूर, ठीक है। और जो बच्चे ईमानदारी से बताइएगा, अगर 6 महीने पढ़ लिए हो ना, तो अपने आप को अलग फील जरूर कर रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये झूठ नहीं है कि आपका मन ही कह रहा होगा, है ना। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल थार है। थार महिंद्रा का गाड़ी भी है ना। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी, ये मंगोलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये डायरेक्ट जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है उसमें 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है। मैंने आपको दुनिया की सबसे छोटा रेगिस्तान भी बता चुका हूँ पास्ट में, है ना। डेजर्ट कॉकरस, ये कहाँ पे है? कनाडा के अंदर है, ध्यान रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, प्रवाल वाली। तो ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी है। पाक जलडमरू मध्य और राम सेतु भी है, भारत और श्रीलंका के बीच सीमा क्रिएट करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगर भारत और पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो भारत और बांग्लादेश भी चलेगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। ये कुछ एक बातें, है ना। 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा बहुत पुराने हो चुके हैं, कई बार आपको जब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप भी जानते होंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल भी याद करवा चुका हूँ। 8 डिग्री चैनल का दोनों जो प्रथम अक्षरी है वो समान रहता है, जैसे मालदीव से मिनिकोय। 9 डिग्री में जो है लक्षद्वीप से मिनिकोय, दोनों डिफरेंट रहता है। और 10 डिग्री चैनल में लिटिल अंडमान से कार निकोबार, यानी छोटका से बड़का। लिटिल माने छोटका, ठीक है। एक खिलाड़ी भी है जेसुआ लिटिल, ठीक है, बॉलर है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई थी। VVI क्वेश्चन है, पिछले 1.5 साल में 3 बार रिपीट किया गया एसएससी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ग्रैंड भारत का वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? तो 3 बार किए हैं, 3 बार किए हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले, या फिर इसी क्वेश्चन को, इसी लाइन को मैं अलग से कहूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो भी दादा भाई नौरोजी होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश की जो संसद के निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है। प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी के
भारत के लिए पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के अपवहन सिद्धांत भी दिए थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के प्रमुख कृतियों में आएंगे तो राष्ट्र गोफ्तर, ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे संवाद कौमुदी आपका राजा राम मोहन राय का पूछा जाता है, मिरात उल अखबार पूछा जाता है, इसी प्रकार से ये राष्ट्र गोफ्तर भी इनका पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक दादा भाई नौरोजी है और भारतीय आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये दोनों का अगर हम आम वे में आंसर निकाले तो लगभग समान हो जाता है, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी आंसर करके आना है ना, सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर होती है। इंडिया हाउस की स्थापना, यहाँ पे हॉर्स लिखा गया है, करेक्शन करके दूंगा, हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में किया गया है। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव, कोलकाता में आत्मीय सभा तथा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करा था। दोनों कोलकाता में 1815 और 1828 में हुई थी। कर्क रेखा भारत के कितने तटीय राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर तटीय राज्य आपको डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको 8 राज्य याद होना चाहिए, उसके बाद आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन से राज्य तटीय राज्य है। तटीय राज्य मतलब जो अरब सागर को धोती हो और जो बंगाल की खाड़ी को धोती हो। तो इंडिया में अगर यूटी को छोड़ दिया जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, है ना। तो इसमें से कर्क रेखा 2 तटीय राज्यों से होकर गुजरती है। अब आते हैं हम कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अगर वो जान गए तो फिर तटीय राज्य आप जान जाएंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी वेस्ट टू ईस्ट हमेशा याद करने का, कभी कभी जो है आपको ईस्ट से वेस्ट भी 3 पूछ देगा कि कौन 3 है, ईस्ट से वेस्ट जिससे कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो क्रम से याद रखना, उल्टा पुल्टा मत याद रखना, ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे पहले गुजरात अपने आप में तटीय राज्य है, सबसे टॉप पे यहाँ पे तटीय राज्यों में। इसके बाद तो पाकू लग जाता है। राजस्थान है ना, राजस्थान कोई तटीय राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश भी तटीय राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, पश्चिम बंगाल तटीय राज्य है, त्रिपुरा भी नहीं और मिजोरम भी नहीं, तो पूर्वोत्तर में आ जाएंगे। तो ये आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात 2 तटीय राज्य हो गए 8 में, ठीक है। और ये पश्चिम से पूर्व क्रम में दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी भाग को हम कर्क रेखा कहते हैं, इतने ही डिग्री दक्षिणी भाग को हम मकर रेखा कहते हैं। भारत में कर्क रेखा को पार करने वाली 2 बार नदी जो है ये माही है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब ये जो इमेज देख रहे हैं आपने कई बार देखे होंगे, इस इमेज से हम बहुत कुछ समझते हैं कि ये जो लाइन है ये है आपका भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे हम है ना विषुवत रेखा भी कहते हैं, मुख्य मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ से आप ये हरा वाला रीजन देख रहे हैं है ना, और ये वाला जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री इधर आएंगे तो दक्षिण की तरफ, तो ये मकर रेखा है, इधर कर्क रेखा है। एक चीज़ इस इमेज में नहीं दिया गया है, आपने ITCZ जोन का नाम सुना होगा, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं। मान लीजिए ये आपका भूमध्य रेखा है तो इधर 5 डिग्री और इधर 5 डिग्री का जो क्षेत्र है ये आपका कहा जाता है ITCZ जोन, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग से ही मैं पूछता हूँ, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ITCZ SEZ इस सब का फुल फॉर्म क्या होता है आपका ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है भारत के 5 राज्यों से जो आपका मानक समय गुजरता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मानक देशांतर है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों के तीनों गुजरते हैं। अपने इंडिया से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। विषुवत रेखा भी आपने देखा ना, भूमध्य रेखा यानी बीचों बीच, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। उड़िया नववर्ष का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? उड़ीसा में जो नववर्ष फेस्टिवल होती है, हैप्पी न्यू ईयर वाली जो फेस्टिवल होती है वो किस नाम से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया पाना संक्रांति या विषुवा संक्रांति, इस प्रकार से नाम है। वहाँ के नववर्ष को इस नाम से मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके नववर्ष और जो मकर संक्रांति के समय इंडिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से मनाते हैं। यहाँ एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं तो सबसे पहले नववर्ष देखते हैं। तमिलनाडु में इसे हम क्या कहते हैं? पोतांदु कहते हैं, इधर है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे जो रीजन देख रहे हैं उड़ीसा के अंदर, ये है भैया विषुवा संक्रांति। और उड़ीसा से पहले यानी यहाँ पे जो भाग होगा
वो होगा आपका उगादी वाला पोर्शन। उगादी आपका जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, अलग से लिखा है, तो ये उगादी हो जाता है ना। बस्तु बरस गुजरात में होता है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होता है, बैसाखी आपका पंजाब हरियाणा में, नवरेह आपका जम्मू कश्मीर में, लोसंग आपका सिक्किम में, बिहू आपका असम में, चेरोवा आपका मणिपुर के अंदर और पहला बैसाख आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, शीतल आपका कहाँ पे, बिहार के अंदर हो जाएगा। तो ये सब कुछ एक बात जो है नववर्ष वाला जरूर ध्यान रखेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, होली भी अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं, जैसे लठमार होली कहाँ होती है, मसान होली कहाँ होती है, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति में भी अलग अलग नाम से, जैसे गुजरात में उत्तरायण होता है, कर्नाटक में आपका मकर संक्रमणा होता है, केरला में मकर बिलक्कू, तमिलनाडु में पोंगल, इस प्रकार से पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और बिहार सब में जो है मकर संक्रांति ये कहते हैं, कोई बदलता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्नि कुंड का साक्ष्य लोथल के अलावा, अच्छा उड़ीसा था तो उड़ीसा का कुछ और त्योहार जरूर देख लें भाई। उड़ीसा में रजो पर्व पास्ट में काफी बार पूछा गया है, रजो पर्व है ना। नौखाई भी उड़ीसा में होता है, नवकलेश्वर भी होता है, रजो पर्व भी होता है। इसके अलावा कोणार्क नृत्य महोत्सव भी होता है, भगवान जगन्नाथ यात्रा भी होता है, धनु यात्रा भी होता है। इसके अलावा और उड़ीसा में आएंगे तो गोटीपुआ नृत्य काफी बार पूछे जाते हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य अपने आप में काफी बार पूछे गए हैं, है ना। घुमुरा मैंने बताया था, घुमुरा भी उड़ीसा में होती है, घूमर राजस्थान में होती है, उसी प्रकार से घुमुरा उड़ीसा में होती है। तो ये कुछ एक उड़ीसा की बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि कुंड का साक्ष्य जो है लोथल के अलावा और कहां से मिला था, तो लोथल और कालीबंगा से जो है अग्नि कुंड की जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। लोथल भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, जबकि कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर की बात करेंगे तो भारत में बंदरगाह नगर था लोथल गुजरात में, और पाकिस्तान में सुरकोतला, ठीक है। इनके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में सोना चांदी तांबा ये सभी से लोग प्रचलित थे, ठीक है। सोना चांदी तांबा सभी से प्रचलित थे, और इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका सेकेंड नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। साक्ष्य प्राप्त, परंतु लोहा की नहीं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः कैसा था, ये आपका सिटी मॉडल पे था, शहरी सभ्यता थी। मकान पक्की ईंट की बनी हुई थी, जो सब होते हैं, जो बॉडी होती थी उसको जलाने और दफनाने दोनों की प्रक्रिया जो है उस समय चलता था। इसके अलावा सबसे बड़ी नगर जो है मोहनजोदारो था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान प्रांत में है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। भारत में सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी है, और सिंधु घाटी का ओवरऑल सबसे बड़ा क्या देखा आपने, मोहनजोदारो। हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के अधिकांश स्थान कितने भागों में विभक्त हुआ करते थे, 2 भागों में, लेकिन जो धोलावीरा है जो गुजरात में है सिंधु घाटी का स्थल, ये 3 भागों में विभक्त हुआ करता था, जिसे यूनेस्को में 2021 के अंदर शामिल किया गया था धोलावीरा को। धोलावीरा में खेल के मैदान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने किया था, जबकि आपका जो मोहनजोदारो है और राखालदास बनर्जी के द्वारा खोज करे गए थे। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे हैं, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, चित्र के फॉर्मेट में है, जो अब तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा में मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा में व्यापार, पशुपालन और कृषि प्रचलित थी। कपास की खेती की सबसे पहला साक्ष्य जो है हड़प्पा में ही देखने को मिला था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा आई होगी और इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, खास करके बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 2024 में 2 ग्रैमी अवार्ड के विजेता राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं राकेश चौरसिया, इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड 2024 में दिया गया है। 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पहले भी इस बात की जिक्र कर चुके हैं। भारत के अन्य प्रमुख बांसुरी वादकों में आएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, एस आकाश, माया बरम सरस्वती, अम्मल के भास्करन, सिक्किल माला चंद्रशेखर, रघुनाथ सेठ, पन्ना लाल घोष, अलका ठाकुर। ये महिला जो है मतलब बांसुरी वादन में
है ना पीजी की थी, ठीक है, तो इसके लिए भी ये फेमस है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी, संतूर के प्रमुख वादक थे और कुछ हैं। इसके अलावा विलायत खान, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख सितार के प्रमुख वादकों में से हैं। लास्ट में जो बहुत ज़्यादा वादक पूछे गए, एक तो सारंगी के पूछे गए, शुकुर खान, सबरी खान, है ना। इसके अलावा एक आपसे तबला का भी बहुत बार पूछा गया है, तबला का लच्छू महाराज वगैरह, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, वादियन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे खासे आ जाते हैं। हालांकि नया वेंडर है तो भी पूछेगा, लाएगा कहाँ से क्वेश्चन, बताइए ना कहाँ से लाएगा। इसलिए तो बोलता हूँ कंटेंट पे कोई भी संदेह न करें, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और किसी के चक्कर में ना पड़िए कि ये अब बर्बाद हो गए स्टूडेंट, अब ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, कैसा आएगा। ऐसे मुंह बना के थंबनेल लगाएंगे कि जैसे लगेगा कि अब सही में क्या पढ़ना चाहिए। आदमी कंफ्यूज कर रहा है आपको ना। वेंडर चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। TH विनायक घाटम, तोताराम पखावज, U कृष्णन मैंडोलिन, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, APJ अब्दुल कलाम साहब बीना बजाते। तो ये सभी के सभी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2024 में 5 भारतीयों को 66वां ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह 5 भारतीय कौन है? तबला वादक जाकिर हुसैन साहब है। इन्हें पिछले साल पद्म विभूषण भी 2023 के लिए दिया गया था, है ना। अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिला इस बार। गायक शंकर महादेवन, है ना, शंकर महादेवन। वायलिन वादक गणेश राजा गोपालन। आपके आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि गणेश राजा गोपालन का संबंध किस ये वाद्य यंत्र से है, तो वायलिन से है। इसके अलावा तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम, इनको भी मिला है। तो ये 5 भारतीयों को मिला है ना। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर, और प्रथम नॉमिनेट होने वाले भी पंडित रविशंकर 1967 में नॉमिनेट हुए थे और 1968 में पहली बार, है ना, वेस्ट मीट ईस्ट के लिए जीते थे। 5 ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब जीत चुके हैं। और पहली जो महिला है भारत की ग्रैमी अवार्ड विजेता तन्वी शाह है, जय हो पिक्चर में अलग भाषा में गीत को रूपांतरण करने के लिए। कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़ से है। कबड्डी खेल में प्रयुक्त शब्द की बात करेंगे, लोना काफी बार पूछा जाता है। रेड शब्द कबड्डी में होता है। अस्ट्रगल भी कबड्डी में। लॉ वी टच राइडर, ये सभी के सभी कबड्डी में होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको आंसर 7 देना है, लेकिन वैसे 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक्टिव खिलाड़ी 7 ही होते हैं, तो आपको आंसर 7 ही देना है। इसके अलावा जिम्नास्टिक खेल में शब्द जो है कौन कौन से हैं? तो ब्रिज होता है, हैंड स्टैंड होता है, लॉन्ज होता है, पाइक होता है, पाइक इस प्रकार से है ना, पाइक होता है। परफेक्ट 10 होता है, पोमेल हॉर्स होता है, कई बार पूछा गया है पोमेल हॉर्स। बीट बोर्ड, ये सभी के सभी जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दों में आएंगे सेंटर, शूटिंग, ड्रिबलिंग एक से अधिक खेल में होता है। फ्री थ्रो, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, ये सभी के सभी बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और रिग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये कुछ बॉल वाला खेल में खिलाड़ी जरूर याद रखें। इनके अलावा निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित शब्द देख लेते हैं। डबल ट्रैप, ड्राई फायर, बोल्ड, ना बोल्ड क्रिकेट में भी होता है और शूटिंग में भी होता है, ठीक है। ट्रैप, मस्कट, ETC जो है निशानेबाजी संबंधित है। 2008 में भारत के लिए ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड निशानेबाजी में ही अभिनव बिंद्रा साहब ने बीजिंग में दिलाया था। तैराकी से संबंधित शब्द है बेस्ट स्ट्रोक, डॉल्फिन किक, बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो ये सभी के सभी जो है तैराकी से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तैराकी के लिए ओलंपिक में कितने लेन होते हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं ओलंपिक में और विश्व तैराकी चैंपियनशिप दोनों में अलग अलग बता चुके हैं कि कितने लेन होते हैं। और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम गया है उसमें तैराकी की लंबाई पूछा है, ठीक है भाई, और जो लेन होती है। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? हाँ, जल्दी में मत सोचिए, गलती हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि गरीबी उन्मूलन की जो जिक्र है पंचवर्षीय योजना में 1 से अधिक बार किया गया है, तो खाली 5वीं पंचवर्षीय योजना ही याद ना रखें। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना इसका आंसर होगा। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि है, यहीं पे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता शब्द लगा होता और तब उद्देश्य से पूछता, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना होता, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 रखा गया था। उथल पुथल के बाद, उथल पुथल कहने का मतलब कांग्रेस जनता पार्टी, उसके बाद, है ना। तो ये 1980 से 85 इसकी अवधि थी। लक्ष्य रखा गया था, है ना, 5.2%
जीडीपी की वार्षिक बढ़त, लेकिन हुई कितनी थी 5.7%, यानी सफल रहा था। इस योजना में है ना, इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था इस योजना में, यानी छठी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 74 से 78 तय किया गया था, लेकिन बीच में 77 में है ना सरकार बन जाती है जनता पार्टी की, ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। और अभी इस क्वेश्चन का जो बेस था, और गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि छठी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, है ना, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 साल तक ही चली, ठीक है भाई। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना, इन दोनों के बीच में आपका अनवरत योजना आया था, रोलिंग प्लान आया था 1978 से 83 के लिए तय किया था जनता पार्टी की सरकार। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस की पुनः सत्ता आई तो 1980 में इसे ब्रेक कर दिया और नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया, ठीक है भैया, समझ गए। इसके अलावा भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना है, तो 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसमें अधिकांश का उद्देश्य अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। सीपीओ में यह क्वेश्चन आया था कि 7 से अधिक पंचवर्षीय योजना में कौन सी उद्देश्य कॉमन है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता नामक एक शब्द ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो यहां से इसीलिए मैं इस पॉइंट को रख लिया हूं ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा और वृद्धि कर सकूं। आप आज देखना उद्देश्य, अधिकांश बार आत्मनिर्भरता शब्द को आप पाओगे। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर था, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित हुआ करता था। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, नाम से स्पष्ट है, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाती है तो सत्ता में चल रहे प्राइम मिनिस्टर सहित उनके सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 और 74 मंत्री परिषद से संबंधित है, ये आप सभी जानते हैं। तो 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। और जब लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अब लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश होती है, और जब विश्वास ही नहीं रहा तो मंत्री किस काम की, तो इसीलिए ऐसा याद रखना है भाई, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण जो है उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सांसद की जरूरत होती है, तो 50। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, है ना, कितने अनुमोदक की जो है आवश्यकता होती है। तो ये आप जो कुछ क्वेश्चन की जो है तरीके जरूर याद रखें ताकि आपको जो है रिवीजन हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने किसी किताब, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं भी मिले तो आपको जो है एक बार मन में रिवीजन हो जाता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा के कोई भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव सबसे पहले जेबी कृपलानी ने लाया था 1963 में कांग्रेस के खिलाफ, यानी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन ये पेश नहीं हो पाया था, मतलब पास नहीं हो पाया था, ठीक है। इनके अलावा सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार में आया, तो इंदिरा गांधी के सरकार में आया। ये आता ही रहता है, इंदिरा गांधी के सरकार में सबसे अधिक बार जो है आया, है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं या नेता होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75(1) के अनुसार करते हैं। और जो अन्य मंत्रीगण होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे या फिर मशवरा से जो है आपका राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। इनके अलावा भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, देखिए जूट की जो मिल है वो 1855 में लग गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो जूट निगम की स्थापना है ये 1971 में किया गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। जूट मिल सबसे पहले रिसरा में लगाया गया, रिसरा आपका वेस्ट बंगाल में है, 1885 में लगाए गए थे। जूट को गोल्डन फाइबर या ब्राउन पेपर कहा जाता है, यह प्रमुख खरीफ की फसल है, इससे जो हम झोला, रस्सी, बोरा वगैरह बनाते हैं। इनके अलावा एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी सीमेंट का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो है ये आपका 1936 में आया था। 1936 में ही उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे।
है ना। इसके अलावा टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1974 में होती है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में 1 जनवरी को होती है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को होती है, उसी साल 1969 में। भारतीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में होती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन भी 1949 में ही होती है ना। तो ये चीज़ों को रिलेट कीजिएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए, काम बनता जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? देखिए, एक साइमन कमीशन आया था भारत में, जिसे गोरों का कमीशन कहा जाता है, साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के शिकार हुए थे और एक क्रिप्स मिशन को भी भारत में भेजा गया था। तो जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, है ना, तो ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, है ना। क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए गए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका आंसर होता है क्रिप्स मिशन के असफलता या विफलता के कारण, ठीक है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, और ये लेबर पार्टी से थे, लेबर पार्टी। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 1931 और 1932 में हुई थी, है ना, तो इसमें जो है आपका उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और इन्होंने ही तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें अध्यक्षता किए थे। गोलमेज सम्मेलन से भी अपनी अलग कहानी और भी क्वेश्चन बनते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1857 की जो प्रमुख क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्पस्टन थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर जो व्यापार करने हेतु जो अधिकार पत्र प्रदान किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ये थे भैया महारानी एलिजाबेथ। ये क्वेश्चन अलग से आपके SSC ने पूछा है। इसके अलावा आज़ादी के समय ब्रिटेन के महाराज कौन थे? जॉर्ज खस्टम थे। आज नकल, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। इनके अलावा भारत में सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह विकास से है ना। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट एक भारतमाला है। देखिए, सागरमाला अलग है, भारतमाला अलग है। भारतमाला प्रोजेक्ट है, शहर निर्माण से संबंधित है, और सागरमाला जो है ये है आपका बंदरगाह विकास से है। दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड कहिए या फिर श्वेत क्रांति कहिए, ये दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लाने से, इनसे भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है, और इंडिया स्तर पे MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न के लिए 5 आदमी में से इन्हें भी शामिल किया गया है। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं फसल पे जो है असर डाले थे। हरित क्रांति 3rd पंचवर्षीय योजना के दरमियान आया था, 5 ईयर प्लान। इसके अलावा 1967 में सबसे पहले पंजाब में आया था हरित क्रांति, सबसे अधिक गेहूं के फसल पे असर डाला था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री वानी योजना, यहाँ पे बनी लिखा गया है, इसको काट दीजिएगा, वानी कर लीजिएगा, वानी, इस प्रकार से ये वाला वानी। प्रधानमंत्री वानी योजना का लक्ष्य है कि सार्वजनिक स्थल पे वाईफाई कनेक्शन से है। प्रधानमंत्री श्री योजना एक है, ये क्या है कि जो भी पुराने स्कूल है उसको रिजुविनेट करने से है, आधुनिक फैसिलिटी उपलब्ध कराने से है। अगला प्रश्न है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, है ना। किताब का नाम है, उपन्यास का नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा नामक पुस्तक लेखन हेतु किस लेखक को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनके लेखक है भैया रस्किन बॉन्ड। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनके इन उपन्यास जो आप देख रहे हैं, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक। रस्किन बॉन्ड के अन्य प्रमुख पुस्तकों में आएंगे तो द रूम ऑन द रूफ। अच्छा, एक और फैसिलिटी चली है एग्जाम के अंदर कि आपसे पूछता है कि अमुक किताब के ऊपर कौन से पिक्चर बने हैं, कई दफ़ा आपने देखा होगा। तो यहाँ से भी एक किताब बना है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये कई सारे स्टोरीज का एक कॉम्बो मतलब पैक है, ठीक है। तो उसी में से एक प्रसंग, एक स्टोरीज को उठा के एक पिक्चर बना था इंडिया में, जिसका नाम था जुनून, ठीक है भाई। तो जुनून एक पिक्चर है जो इसी किताब के एक प्रसंग से लिया गया है, ठीक है। 80 के दशक की पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर है। इनके अलावा जैसा भी हाल में ही पूछा गया था कि जो 3 इडियट पिक्चर है,
थ्री इडियट, है ना। तो ये वाला कौन से किताब के ऊपर बना है, तो 5 पॉइंट समवन इस प्रकार किताब का नाम है चेतन भगत का, तो इस पे बना था, है ना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि लाइफ ऑफ पाई कौन सा उपन्यास, तो एन मार्टल लिखे हैं लाइफ ऑफ पाई, तो उनके ऊपर बना है ये पिक्चर। तो ये सब कुछ बातें ध्यान रखिएगा। मैं आ जाता हूँ फिर से यहाँ। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकों में द रम ऑन द रॉफ, है ना, द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नोट फार, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, मसूरी की सड़कें, एंग्री रिवर, ये सभी के सभी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में संजीव को तथा अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया था। कल मैं ये पूछा था कि अंग्रेजी भाषा में आप लोग बताना, किसी ने नहीं बताया, कोई भी मन से नहीं पढ़ रहा है ना, सब IPL देख रहे हैं, ठीक है। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी में मिला है 2023 के लिए, है ना। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषा में दिए जाते हैं, 22 आपका भाषा है संवैधानिक और अंग्रेजी और राजस्थानी, तो 24 हो जाता है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार हिंदी भाषा हेतु माखनलाल चतुर्वेदी को और अंग्रेजी भाषा में RK नारायण को दिया गया था। इनके अलावा अमिताभ कांत की प्रमुख पुस्तक में आते हैं, देखिए 2 राइटर हैं सेम नाम के जैसा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अमिताभ कांत और अमिताभ घोष, ठीक है। तो अमिताभ कांत जो हैं ये हैं आपके राजनीति से जुड़े हुए, है ना, या मतलब जो आपका कानून व्यवस्था उनमें ताल्लुक रखते हैं। अमिताभ घोष राइटर हैं, ठीक है। तो अमिताभ कांत की जो पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, और अभी लेटेस्ट इनका एक पुस्तक और आया है मेड इन इंडिया, तो दोनों इनका नाम से रखिएगा, है ना। चर्चा में भी रहा ये पुस्तक, ये VVI करके रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा अमिताभ घोष की पुस्तक में आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इनके पुस्तक में नेचर शब्द का जिक्र जरूर होता है, जैसे गन आइलैंड, आइलैंड क्या है, नेचुरल चीज है। द हंग्री टाइड, अब ज्वार भाटा क्या होता है भाई, वो भी नेचुरल चीज है। द लिविंग माउंटेन, माउंटेन क्या होता है भाई, नेचुरल चीज होती है। रिवर ऑफ स्मोक, रिवर क्या होती है, नेचुरल चीज होती है। तो ये पकड़ने के लिए इनके किताब का नाम मैंने आपको बताया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, बड़ौदा के अंदर खोला गया है। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1825 ईस्वी में चली थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में डलहौजी के काल में बंबई से ठाणा 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है, 1905 में होता है, लेकिन रेलवे बोर्ड का जो आपका राष्ट्रीयकरण है ये 1950 में होता है। सेम वैसे ही जैसे RBI की स्थापना की बात करेंगे तो 35 में, और राष्ट्रीयकरण 1949 में। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी है ना। अभी रेलवे बोर्ड के जो चीफ पर्सन है CEO मैडम जो है, ये कौन है, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया था, और पुनः एक कब किया गया, तो 2017 में किया गया था। इसके अलावा पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में बनारस से दिल्ली चली थी। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 ईस्वी से हुआ था। पुराना मेट्रो है, सबसे पहले चला था कोलकाता के अंदर, भारत के अंदर। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये बम्बई के अंदर है। सबसे बड़ी हाईवे NH-44 है, पहले NH-7 हुआ करता था। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क 47A है, AK-47 एक बंदूकों होता है, ये 47A है। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग ये है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ते हैं, है ना, और गंगा नदी प्रणाली में है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी जो है ये विवेक एक्सप्रेस है। इसके अलावा भारत की पहली मोनो रेल कब चली थी, तो 2014 बम्बई के अंदर चला था मोनो रेल। ट्राई ट्रेन, अभी भी ट्रॉय ट्रेन जो है ये भी चलता है मुंबई के अंदर। माथेरन हिल स्टेशन पूछा गया था SSC में कि कहाँ पे है, तो माथेरन हिल स्टेशन ये बम्बई के अंदर ही है, करजत और लोनावाला के बीच में, ठीक है भाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जेन्युइन कंटेंट के लिए आपकी समय की पूरी वैल्यू जो है हम समझते हैं, आपकी समय कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर 1 घंटा देते हैं तो आप ईमानदारी से खुद ही सोचिएगा कि 5 घंटे की पढ़ाई करा के हम देंगे। और किसी भी प्रकार के PDF, ई-बुक या फिर कोई भी क्लासेस की PDF की जानकारी है तो आप हमें मैसेज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।